हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं मेडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमारा एक टॉपिक चल रहा है और वो चल रहा है स्थापत्य कला। मुगल काल की स्थापत्य कला को हम पढ़ रहे हैं। आज हम इस वीडियो में मुगल काल की स्थापत्य कला के अंतर्गत कुछ फैक्टेबल जो बातें हैं उनका अध्ययन करने वाले हैं। प्रत्येक पॉइंट को लिखने वाले हैं कि मुगल काल में किस शासक के द्वारा किस चीज़ का निर्माण कराया गया। ये जो टॉपिक है वो आपके लिए बेहद लाभप्रद साबित होगा कंपटीशन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर आप स्थापत्य कला के फैक्टेबल जो पॉइंट है उनको जानना चाहते हैं तो दोनों उद्देश्यों से ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और इस वीडियो को समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में स्थापत्य कला के अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो मुगल काल में निर्मित कराई गई थी। आप लोग जानते हैं कि मुगलों के आगमन से पहले हिंदू शैली जो है वो प्रभुत्व में ज़्यादा थी, लेकिन मुगलों के आगमन के बाद जो है वो मुगल शैली का प्रभाव जो है वो पड़ा था। उसके मुगल शैली के अंतर्गत बहुत सारी शैलियाँ भी इसमें आ गई थी। अफगान, तुर्की, ईरानी, इनका मिश्रण भी मुगल काल के दौरान भारत में क्या कर गया, प्रवेश कर गया। हिंदू शैली जो है वो मैंने आपको उनकी विशेषताएं बताई थी कुछ, जैसे कि उसमें शिखर का निर्माण किया जाता है, मुगल शैली में गुम्बद का निर्माण किया जाता है। तो चलिए आज समझते हैं इन पॉइंट्स को कि आखिर में यह है क्या। मुगल कालीन स्थापत्य कला। क्या? मुगल कालीन स्थापत्य कला। आप देखिए मुगल कालीन स्थापत्य कला जो है ये क्या है, बहुमुखी सांस्कृतिक एक शैली है जिसमें बहुत सारी शैलियाँ क्या हैं, मिश्रित हैं, मिली हुई हैं। ठीक है, बहुत सारी शैलियाँ जो हैं वो मिश्रित हैं, मिली हुई हैं। और इन सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण इसको क्या बोला जाता है, इसको भारतीय इतिहास का द्वितीय क्लासिकल युग बोला जाता है। गुप्त काल को प्रथम क्लासिकल युग बोला गया था और इसको द्वितीय क्लासिकल युग कहा जाता है, सेकंड क्लासिकल एज कहा जाता है। लिख लेना है पॉइंट के नाम से, पॉइंट बना के लिखना। मुगल काल को किसको, मुगल काल को सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण, मुगल काल को सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण, सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण द्वितीय क्लासिकल युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वितीय क्लासिकल युग कहा जाता है। फर्स्ट क्लासिकल युग मैंने कहाँ बताया था, गुप्त काल में बताया था। ठीक है, अब देखिए मुगल कालीन स्थापत्य जो कला है, मुगल कालीन स्थापत्य कला जो है, मुगल कालीन स्थापत्य कला जो है उसमें कई शैलियों का क्या है, मिश्रण है। मध्य एशिया की जो इस्लामी जो शैली है उसका क्या है, मिश्रण है। स्थापत्य कला में मुगल कालीन, ठीक है, मुगल कालीन स्थापत्य कला में ईरानी और मध्य एशिया, मध्य एशिया की शैलियों का भी मिश्रण है। शैलियों का भी क्या है, मिश्रण है। ठीक है, तो इन शैलियों का मिश्रण जो है, इसी कारण इसमें क्या है, ज़्यादा आपको सजावट देखने को मिलेगी, ज़्यादा आपको इसमें सरलता देखने को मिलेगी।
और इसमें फारस, मध्य एशिया, तुर्की, गुजरात, बंगाल, बहुत सारी जगह की जो शैलियाँ हैं उनका मिश्रण आपको देखने को मिलता है। लिख लेना इसमें कोष्टक में, मध्य एशिया, ईरान, अफगान, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, बंगाल, गुजरात, इतनी सारी शैलियों का मिश्रण लिए हुए है। ठीक है, अब देखिए बहुत सारी शैलियों का जब मिश्रण उसमें आ जाएगा तो वो वाकई उसमें खूबसूरता आ जाती है। आपके अंदर बहुत सारे गुण जो हैं वो आके मिल जाएंगे तो निश्चित ही आपके अंदर खूबसूरता आने लग जाती है। ठीक है, तो देखो जब इंसान क्या होता है, उसका बचपन ग्रोथ करता है, बड़ा होता है तो बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है, इतनी सारी चीज़ें ये वो, लेकिन जैसे ही उसके अंदर नॉलेज जब आना शुरू होता है, उसके अंदर जब ज्ञान आना शुरू होता है तो क्या होने लगता है, वो इंसान शांत होता चला जाता है। ठीक है, वो इंसान शांत हो जाता है, उसके विचार जो हैं वो एक प्रकार से इतने शांत होते हैं, सुंदर होते हैं कि सामने वाला व्यक्ति उसके पास कोई चीज़ भेजेगा, उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा, वो उन विचारों से इतनी जल्दी डिस्टर्ब नहीं होता है। आप लोग एक सामान्य व्यक्ति जो होता है उसको कोई बात बोलोगे तो वो उसका जो नज़रिया होता है उसको पहचानने में भूल कर देता है कि आखिर ये चीज़ कही किस लिए गई है। अक्सर करके जो लोग हैं वो जो भड़काऊ चीज़ें होती हैं उनसे जल्दी विचलित हो जाते हैं, लेकिन एक शांत व्यक्ति होता है वो उनसे विचलित नहीं होता। वो कितना ही उसको बोलने का प्रयास करे वो इतना जल्दी विचलित नहीं होगा, हर चीज़ को परख के वो इंसान चलता है। ठीक है, तो इसीलिए जो इस्लामिक शैली है इसमें बहुत सारी शैलियाँ जो हैं वो मिश्रित होती चली गई, और जब मिश्रित होती चली गई तो इनमें खूबसूरतता आती चली गई, और जब खूबसूरतता आती चली गई इस शैली में तो उसका विकास होता गया और होता गया। ठीक है, और ये पूरे भारत के क्षेत्रों में फैलने लगी। हम इसमें बताएंगे कि कौन कौन से शासकों के समय इस शैली ने ज़्यादा विकास किया था। तो देखिए एक सीधा सा उदाहरण बोला जाता है कि बाबर आया, बाबर के साथ मुगल काल आया, मुगल काल की स्थापना की, तो बाबर अपने साथ स्थापत्य कला के बीज लेकर आया, उसने वो बीज डाल दिया। बाबर के बाद हुमायूं आया, तो हुमायूं के समय वो क्या हुआ, पौधा बड़ा हो गया, पौधा जो है वो क्या हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया। और हुमायूं के बाद जब अकबर आया तो अकबर के समय वो जो पौधा है वो काफ़ी बड़ा वृक्ष बन गया। ठीक है, क्या बन गया, वृक्ष बन गया, और वृक्ष बन गया तो उसके बाद अकबर के बाद कौन आया, जहांगीर आया, तो जहांगीर के समय वो फल फूल गया, जो वृक्ष था वो फल फूल गया, उसमें फूल आ गए और फल आ गए, और जो उसके बाद जब शाहजहां आया तो शाहजहां के समय वो फल जो है वो पक गए, वो मीठे हो गए। ठीक है, वो वृक्ष जो है वो पूरे फलों से लद गया, और जब शाहजहां के बाद औरंगजेब आया तो औरंगजेब ने उसको पानी देना बंद कर दिया तो वो पौधा सूख गया। ठीक है, तो ये जो मैंने बात बताई है इसमें पूरी मुगल काल की पूरी स्टोरी छिपी हुई है कि कौन से शासक के समय मुगल काल जो स्थापत्य कला है उसने कितना विकास किया। ये जो पौधे वाली स्टोरी है ना, इसमें पूरी जो वास्तविकता है वो छिपी हुई है कि किसके समय कितना ग्रोथ की स्थापत्य कला, फैक्ट यहाँ पर हम बोर्ड पर दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहां आपको ये पता चल गया। अब देखिए मुगल स्थापत्य कला की मुख्य विशेषताएं मैं बताता हूं आपको। ठीक है, कि मुख्य विशेषताएं क्या क्या रही हैं। मुगल स्थापत्य कला की मुख्य विशेषताएं जो हैं वो क्या क्या रही हैं, देखिए। मुगल स्थापत्य कला की, देखो ऊपर ही लिख लो, यहाँ ये तो मैं इसमें जोड़ रहा हूं, आप लोग लिख लेना। मुगल स्थापत्य कला की विशेषताएं, मुगल स्थापत्य कला की विशेषताएं। ठीक है, देखिए अब जो मुगलकालीन स्थापत्य कला है इसकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं वो देखिए। इसमें मैंने बताया था कि इसमें संगमरमर के पत्थरों का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। जो संगमरमर के पत्थर हैं, हीरे जवाहरात से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनको बिल्डिंगों में क्या हुआ, इन्होंने लगाना शुरू किया। तो लिखिए, लिखना है पहला पॉइंट आपको, संगमरमर
संगमरमर के पत्थरों का प्रयोग बड़े स्तर पर किया गया, बड़े स्तर पर किया गया। ठीक है, जो संगमरमर के पत्थर थे उनका प्रयोग बड़े स्तर पर किया गया। महलों तथा विलास भवनों में बहते हुए जो पानी है उसका क्या किया गया, प्रयोग किया गया। यानी कि बहते, जब आप आगरा के ताजमहल आप लोग गए होंगे तो उसके आगरा के जस्ट सामने आपने पानी से भरा हुआ वो देखा होगा। तो ऐसे नहीं है कि वो ऐसे ही बनवा दिया होगी, भाई खाली जगह पड़ी थी तो बनवा दिया। इसके पीछे एक अलग सोच होती है। तो महलों एवं भवनों में बहते हुए पानी का प्रयोग किया गया। ठीक है, बहते हुए पानी का प्रयोग जो है वो किया गया। क्लियर। इसके बाद में बाबर ने, देखो बाबर से शुरू करेंगे क्योंकि मुगल स्थापत्य कला जो है उसकी जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई है, वो बाबर के द्वारा की गई। इसलिए हम शुरुआत भी कहां से करने वाले हैं, तो बाबर से करने वाले हैं। कहां से करने वाले हैं, देखिए। तो बाबर जो है इसके द्वारा, बाबर ने, इसके बाद लिखिए, बाबर ने किसने, बाबर ने रुहेलखंड, कहां पे, रुहेलखंड, बाबर ने रुहेलखंड में संबल की जामी मस्जिद जो है, कहां पे, संबल, संबल की जामा मस्जिद का निर्माण कराया। क्या कराया, संबल की जामा मस्जिद जो है उसका क्या कराया, निर्माण कराया। और आगरा में लोधी किले के भीतर एक मस्जिद बनवाई। कहां पे, आगरे में लोधी किले के भीतर एक मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है, क्या कराया, निर्माण कराया। तो कहाँ पे कराया, आगरे में जो लोधी किले है उसके भीतर एक मस्जिद का जो निर्माण है वो किसके द्वारा कराया गया, वो बाबर के द्वारा कराया गया। इसने एक ज्यामिति विधि से एक बागान जो है उसका निर्माण करवाया। क्या करवाया, एक बागान है उसका किस विधि से, ज्यामिति विधि से। लिखिए, बाबर ने ज्यामितीय विधि से, इसको आप बागान भी बोल सकते हो, उद्यान भी बोल सकते हो, उद्यान का निर्माण कराया। ठीक है, क्या कराया, बाबर ने ज्यामितीय विधि से उद्यान का निर्माण कराया जिसे नूर अफगान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, नूर अफगान, नूर अफगान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाबर ने ज्यामितीय विधि से उद्यान का निर्माण कराया और नूर अफगान के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, नूर अफगान के नाम से जाना जाता है। क्लियर।
तो बाबर ने ज्यामितीय विधि से उद्यान का निर्माण कराया जिसे नूर अफगान के नाम से जाना जाता है। केवल 5 सेकंड है, इसको उतार लीजिए, इसके बाद में इसको मिटा दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको उतारिए। चलिए मिटा दें। तो संगमरमर के पत्थरों का बड़े स्तर पर क्या किया गया, प्रयोग किया गया। भवनों में बहते हुए पानी का प्रयोग किया। बाबर ने रूल खिल्ड संबल में मस्जिद का निर्माण कराया। लोधी किले के भीतर आगरे के अंदर मस्जिद का निर्माण कराया। बाबर ने ज्यामितीय विधि से उद्यान बनवाया जिसे नूर अफगान के नाम से जाना जाता है। क्लियर। चलिए अब देखिए, ये बाबर के द्वारा निर्मित कराए गए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, हुमायूं के बारे में। किसके बारे में, तो हुमायूं के समय क्या क्या महत्वपूर्ण चीजों का निर्माण हुआ। हुमायूं के समय स्थापत्य कला, हुमायूं के समय स्थापत्य कला, ठीक है। हुमायूं के समय स्थापत्य कला। अब देखिए हुमायूं के समय किस प्रकार की स्थापत्य कला जो है वो देखने को मिलती है। मैंने आपको बताया था कि बाबर ने जिस बीज को बोया था वो पौधा बन चुका था, पेड़ बन चुका था। किसके समय, हुमायूं के समय। तो निश्चित ही कुछ इमारतों का निर्माण इसके द्वारा करवाया गया होगा, तभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि बीज जो इसके द्वारा बोया गया था वो क्या बन चुका था, वो एक पौधा बन चुका था। तो लिखिए, समझिए क्या किया। हुमायूं ने 1533 में कब 1533 ईस्वी में, अब मैं जैसे ही नाम लिखूंगा आपको याद आ जाएगा, दीनपना। क्या बोला मैंने, दीनपना बोला। दीनपना का मतलब क्या होता है, दीनपना का मतलब होता है विश्व को शरण देने वाला। क्या होता है, विश्व को शरण देने वाला, विश्व को शरण देने वाला, ठीक है। तो ऐसे जो शब्द हैं इनके आप जो अर्थ हैं वो याद कर लिया करो, और पेपर में जब आप कोष्टक में ऐसा लिखोगे तो जो एग्जामिनर है उसको वास्तव में पता चल जाएगा कि शायद बहुत अच्छी पढ़ाई की है इसने, तभी ऐसे शब्दों के अर्थ इसको पता है। अक्सर करके हम पढ़ लेते हैं दीनपना बनवाया, लेकिन पता नहीं होता कि दीनपना का अर्थ वास्तव में होता क्या है, ठीक है। तो हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दीनपना, विश्व को शरण देने वाला का निर्माण कराया, क्लियर है। इसका निर्माण कराया। अब ये दीनपना क्या था, नगर था, ठीक है। ये भी तो आपको याद रखना है कि दीनपना कोई घर नहीं था, ये क्या था, दीनपना नगर लिख लेना, ठीक है। कहीं समझो ना, नगर, दीनपना नामक नगर का निर्माण कराया। वैसे कुछ बच्चों को पता रहता है कि दीनपना नगर था, विश्व को शरण देने वाला। तो हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दीनपना, विश्व को शरण देने वाला का निर्माण कराया। ये क्या था, नगर था, क्लियर है। चलिए, जो आज क्या है, पुराने किले के नाम से जाना जाता है, जो आज पुराने किले, ओल्ड फोर्ट, ठीक है, पुराने किले के नाम से जाना जाता है, जो आज पुराने किले के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। इस किले में नाम से जाना जाता है। इस किले की जो शैली है, इसका जो निर्माण है, वो एक प्रकार से मुगल शैली की इसमें क्या देखने को मिलती है, झलक देखने को मिलती है। इसके अलावा हुमायूं ने क्या किया था, फतेहाबाद स्थान पर फारसी शैली में मस्जिद का निर्माण कराया था। कहाँ पे, फतेहाबाद, कहाँ पे, फतेहाबाद। अब आपको पता है ना फतेहाबाद पड़ता कहाँ पे है, तो ये पड़ता है हिसार में। कहाँ पड़ता है,
हिसार में पड़ता है, क्या कराया, मस्जिद का निर्माण कराया। फतेहाबाद हिसार में मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है, क्या कराया, मस्जिद का निर्माण कराया जाता है। कहाँ कराया जाता है, फतेहाबाद में। कहाँ पड़ता है फतेहाबाद, तो हिसार जिले में पड़ता है। ठीक है, ये किस शैली की मस्जिद थी, तो ये फारसी शैली की मस्जिद थी। किस शैली की, फारसी शैली की, फारसी शैली। ठीक है, कोष्टक में लिख लेना कि ये जो मस्जिद बनवाई गई थी हिसार में, ये किस शैली से रिलेटेड थी, फारसी शैली से रिलेटेड थी। ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसको उतारिए, 2 सेकंड में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, भले ही मिटाते हैं। तो हुमायूं के समय की स्थापत्य कला आपने देख ली। हुमायूं ने 1533 में दीन पना, विश्व को शरण देने वाला जो नगर है उसका क्या कराया, निर्माण कराया। इसने, जिसे क्या बोलते हैं, पुराना किला फतेहाबाद हिसार में, इसके द्वारा क्या कराया गया, मस्जिद का निर्माण कराया गया। अब देखिए बीच में कौन आया था, आप लोग जानते हैं शेरशाह सूरी आया था। कौन आया था बीच में, शेरशाह सूरी आया था ना। तो लिखिए शेरशाह सूरी के समय, शेरशाह सूरी के समय, किसके समय की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शेरशाह सूरी के समय की, जो कि हुमायूं के बाद क्या बना था, शासक बना था। ठीक है, अब देखिए शेरशाह सूरी के समय ऐसी क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हुई। तो इसने क्या किया, दिल्ली शेरशाही नामक नगर की नींव रखी थी, जिसको किस नाम से जाना जाता है, जिसको शेरगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो लिख लीजिए शेरगढ़ की, दिल्ली से शेरगढ़ ही लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसके नाम से रिलेटेड है। तो शेरगढ़ की नींव इसके द्वारा रखी गई। तो इसके द्वारा किसकी नींव रखी गई, तो इसके द्वारा शेरगढ़ की नींव रखी गई। अब जो है ये जो जगह है कहाँ पे है, तो जहाँ पे आजकल क्या क्या निर्मित हैं, एक तो आपको लाल दरवाजा, एक तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, लाल दरवाजा मिलेगा, और एक आपको मिलेगा यहाँ पे खूनी दरवाजा। ठीक है, क्या मिलेगा, दिख रहा है ना यहाँ तक, इधर लिख देते हैं। तो आजकल यहाँ पे लाल दरवाजा और खूनी दरवाजा क्या हैं, बने हुए हैं, ये अवशेष के तौर पर हैं। ठीक है, लाल दरवाजा और खूनी, लाल दरवाजा और खूनी दरवाजा जो है वो यहाँ पे क्या है, निर्मित हैं। ठीक है, तो लिखना है शेरशाह के द्वारा शेरगढ़ की नींव इसके द्वारा रखी गई, और यहां जोड़ देना है अवशेष के रूप में लाल दरवाजा और खूनी दरवाजा आज भी क्या हैं, विद्यमान हैं, जो ये बताते हैं कि ये शेरशाह के द्वारा क्या कराया गया था, निर्मित करवाया गया था। ठीक है, इसके अलावा 1542 में शेरशाह ने दिल्ली के पुराने किले के अंदर किला एक कूहना नामक क्या कराया, मस्जिद का निर्माण कराया। कब कराया, 1542 में। ठीक है, 1542 में शेरशाह के द्वारा दिल्ली में किस नाम से कराया गया, दिल्ली का जो पुराना किला है उसमें किस नाम से कराया गया था, किला एक कूहना। तो दिल्ली में किला एक कूहना का निर्माण कराया गया। ठीक है, किस क्या मस्जिद जो है
उसका क्या कराया गया, निर्माण कराया गया। कहाँ कराया गया, दिल्ली के पुराने किले के अंदर, किला ए कुहना के नाम से। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसके निर्माण के बाद उसी परिसर में शेर मंडल नामक एक अष्टभुजाकार 3 मंजिला मंडप का भी इसने क्या कराया, निर्माण कराया। ठीक है, क्या कराया, इसी परिसर में शेर मंडल नामक अष्टभुजाकार 3 मंजिला का निर्माण कराया। क्या कराया, 3 मंजिला का इसके द्वारा निर्माण जो है वो करवाया जाता है। क्लियर, क्या निर्माण कराया जाता है, 3 मंजिला शेर मंडल का निर्माण कराया गया, जो कैसा है, अष्टभुजाकार है। उतारिए, मिटाते हैं। ठीक है, एक लाइन और आ जाएगी ना यहाँ पे। देखिए, इसके द्वारा बिहार के सासाराम में, कहाँ पे, देखिए बिहार के सासाराम, और देखिए ये जो सासाराम है ना, वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो वर्तमान में इसको रोहतास जिला के नाम से जाना जाता है। तो लिख लेना कोष्टक में, रोहतास जिला। ठीक है, क्योंकि जो नई किताबें आती हैं, आपने कहीं पे जाके पढ़ लिया कि ये रोहतास जिले में स्थित है, तो फिर बच्चा क्या होता है, बहुत जल्दी उस चीज़ को पकड़ता है, और देखो गलती की है, इसको मैंने पकड़ लिया, उसको अंडरलाइन करके लिख लोगे आप, है ना। तो बिहार के सासाराम जो जगह वर्तमान में रोहतास जिले से क्या है, रिलेटेड है, रोहतास जिले से क्या है, संबंधित है। तो यहाँ पे सासाराम में क्या करवाया, झील का निर्माण कराया गया। ठीक है, सॉरी, झील के बीच में एक चबूतरे का निर्माण कराया गया। तो सासाराम में लिखिए, झील के मध्य में किसका निर्माण कराया गया, चबूतरे का निर्माण कराया गया। चबूतरे का निर्माण कराया गया, जिसके मध्य में मकबरा स्थित है, का निर्माण कराया, जिसके मध्य में मकबरा निर्मित कराया, जिसके मध्य में क्या कराया, मकबरा जो है वो क्या कराया, निर्मित कराया। तो ये जो मकबरा इसके द्वारा निर्मित कराया गया, ये भारतीय और इस्लामिक शैली से क्या है, निर्मित है। ये पॉइंट आप इसमें जोड़ लेना नीचे, कि इसके द्वारा निर्मित कराया गया जो मकबरा है वो भारतीय और इस्लामिक शैली से क्या है, निर्मित है। क्लियर। तो ये शेरशाह सूरी से संबंधित जितने भी फैक्टेबल पॉइंट थे वो क्या हो गए, क्लियर हो गए। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं। तो शेरगढ़ की नींव इसके द्वारा रखी गई। लाल दरवाजा और खूनी दरवाजा ये दोनों क्या हैं, आज भी यहाँ पे स्थित हैं। इसके अलावा 1542 में शेरशाह के द्वारा दिल्ली में किला ए कुहना का निर्माण कराया गया। क्या है, मस्जिद है नामक, इसमें क्या है, मस्जिद है। शेर मंडल नामक अष्टभुजाकार 3 मंजिला इमारत का क्या कराया गया, निर्माण कराया गया। बिहार के सासाराम रोहतास जिला में झील के मध्य में चबूतरे का निर्माण कराया, जहाँ पे क्या है, मकबरा स्थित है। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन भी आ जाता है कि सासाराम बिहार में क्या है, मकबरा बना हुआ है। क्लियर। तो आप मिटा दें, ऐसी उम्मीद है आप लोगों ने उतार लिया होगा। चलिए, लाल दरवाजा और खूनी दरवाजा किसके द्वारा निर्मित है, 1542 में दिल्ली के किला ए कुहना में क्या कराया, मस्जिद का निर्माण कराया। शेर मंडल अष्टभुजाकार 3 मंजिला इसके द्वारा क्या है, निर्मित है। बिहार के सासाराम जो वर्तमान में रोहतास जिला पड़ता है, वहाँ की झील के मध्य में एक चबूतरा है और चबूतरे के ऊपर क्या है, मकबरे का निर्माण करवाया गया। चलिए
थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें आगे क्या है, आगे हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, अकबर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, अकबर के बारे में बात करेंगे। तो यहां पे लिख लीजिए अकबर के समय स्थापत्य कला, ऐसे लिख लीजिए ना, अकबर के समय स्थापत्य कला। ठीक है, लिख लोगे अकबर के समय पर स्थापत्य कला। देखिए अकबर के समय पर जो स्थापत्य कला थी वो काफी ज्यादा आप लोग मान सकते हैं विकसित अवस्था में ये पहुंच जाती है इसकी स्थापत्य कला। और इसके द्वारा जो पहली इमारत का निर्माण कराया गया था, तो पहली इमारत का निर्माण था अपने पिताश्री के मकबरे के रूप में। ठीक है, तो लिखिए, चालू हो जाइए कि अकबर के द्वारा, अकबर के द्वारा या अकबर के शासनकाल में पहली इमारत दिल्ली में बना हुमायूं का मकबरा है। अकबर के द्वारा, या लिख लेना, अकबर के समय पहली इमारत दिल्ली में स्थित, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा है। याद रखोगे ना कि हुमायूं का जो मकबरा है वो अकबर के काल की पहली इमारत है। अंडरलाइन करके लिख लेना, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूछ लिया जाता है कि अकबर के समय की जो स्थापत्य कला है उसमें सबसे पहले उसके द्वारा किसका निर्माण कराया गया था। क्लियर? चलिए, अब इसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, क्या कराया गया था, निर्माण कराया गया था। अब देखिए आप लोग ये सोचते हैं कि साहब क्या उसने खुद ने ये बनवाया था या फिर, देखिए जो काल जिसके समय पर होता है, जो घटना जिसके समय पर होती है वो उसी के काल की मानी जाती है। ऐसा नहीं कि भाई ये वहाँ गया था, इसके समय की स्थापत्य कला, जैसे हुमायूं का मकबरा निर्मित है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसने इसको बनवाया हो। ठीक है, इसके काल से संबंधित होता है कि भाई अकबर के काल की, अकबर के समय की। इसीलिए ही तो लिखते हैं मुगल कालीन, तो उस जैसे मुगल राजा है तो उसके काल में निर्मित, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो अकबर के द्वारा या अकबर के समय पहली इमारत दिल्ली में स्थित हुमायूं का क्या है, मकबरा है। जो हुमायूं का जो मकबरा है ये ज्यामितीय चतुर्भुज आकार का है। कैसा है हुमायूं का जो मकबरा है, ये कैसा है, ज्यामितीय चतुर्भुज, ज्यामितीय चतुर्भुज, ज्यामितीय चतुर्भुज आकार का है। ये कैसा है, ये जो मकबरा निर्मित है ये ज्यामितीय चतुर्भुज आकार का निर्मित है, ज्यामितीय चतुर्भुज आकार का बना हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, बना हुआ है। एक ये जो मकबरा है ये एक क्या है, ऊंचे चबूतरे पर स्थित है और इसको 4 बाग पद्धति में बनाया गया है। ठीक है, किसमें बनाया गया है, 4 बाग पद्धति में। इसका चित्र आपको दिखाऊंगा। ठीक है, 4 बाग पद्धति में निर्मित है, 4 बाग पद्धति में निर्मित है। और 4 बाग पद्धति में निर्मित ये प्रथम इमारत है। 4 बाग पद्धति में निर्मित क्या है, ये प्रथम इमारत है। क्या है, प्रथम इमारत है। इस शैली में 4 बाग पद्धति में निर्मित क्या है, ये प्रथम इमारत है। क्लियर? चलिए, अब देखिए जब ये 4 बाग पद्धति में निर्मित प्रथम इमारत है तो इसका क्या, इसका जो निर्माण है वो कब हुआ, इसका जो निर्माण है हुमायूं के मकबरे का, तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1565 में। कब हुआ था,
1565 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में। इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया? अकबर के द्वारा किया गया या किसी और के द्वारा किया गया था? तो इसका जो निर्माण है वो हुमायूं की विधवा पत्नी थी। क्या नाम था उसका? उसका नाम था बेगम या हाजी बेगम। तो 1565 में बेगा बेगम या हाजी बेगम के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। बेगा बेगम, कोष्टक में लिख देना हाजी बेगम, ठीक है, दोनों पूछ लिए जाते हैं। बेगा बेगम या हाजी बेगम के द्वारा इसका निर्माण कार्य जो है वो कराया गया। इसका निर्माण कार्य जो है वो कराया जाता है। किसके द्वारा कराया गया? इसका निर्माण कार्य 1565 में बेगा बेगम या हाजी बेगम के द्वारा कराया जाता है। इसके अलावा ये जो गुम्बद निर्मित है, ये जो क्या बोलते हैं, ये जो मकबरा निर्मित है, ये कैसा है? दोहरी गुम्बद वाला है। दोहरी गुम्बद वाला ये निर्मित क्या है? इमारत है, इसलिए इसको दोहरी गुम्बद वाली प्रथम इमारत की भी ख्याति क्या है? प्राप्त है। तो लिखिए प्रथम दोहरी गुम्बद वाली, प्रथम दोहरी गुम्बद वाली इमारत, ठीक है, प्रथम दोहरी गुम्बद वाली इमारत इसको माना जाता है, इसको माना जाता है। क्लियर? दैट्स ऑल। चलिए, तो प्रथम दोहरी गुम्बद वाली इसको इमारत माना जाता है। इसके बाद मैंने बताया था कि 4 बाग पद्धति में निर्मित इमारत भी इसको माना जाता है, ठीक है। देखिए, इस तरह का जो मकबरा निर्मित है वो सिकंदर लोदी का भी है। 4 बाग पद्धति में निर्मित मकबरा है जो भी है वो और किसका है? वो सिकंदर लोदी का भी है, ठीक है। लेकिन ऐसा मानते हैं कि ये जो हुमायूं का जो मकबरा है वो ताजमहल का क्या है? पूर्वगामी भी है। किसका? ताजमहल का पूर्वगामी भी इसको माना गया है, यानी कि पूर्व का, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको ताजमहल का पूर्वगामी भी माना गया है, क्योंकि उसकी बनावट बिल्कुल ऐसी है, पूर्वगामी भी माना गया है, ठीक है। क्या माना गया है? इसको ताजमहल का पूर्वगामी भी माना गया है। चलिए, तो इसको जल्दी से उतारिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मिटा दें इसको। चलिए, तो हो गया मकबरा। दिल्ली में क्या है? ये स्थित है, ज्यामितीय चतुर्भुज आकार का बना हुआ है, 4 बाग पद्धति से निर्मित प्रथम है ये। 1565 में बेगम हाजी या हाजी बेगम के द्वारा इसका क्या कराया गया? निर्माण कराया गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे साहब निर्माण कराया खुद ने किया था क्या? नहीं, तो फारसी वास्तुकार थे, उनका नाम था मीरक मिर्जा गयास। क्या नाम था? मीरक मिर्जा गयास उसका नाम था, जिसके द्वारा इसकी वास्तुकारता की गई थी। तो कोष्टक में लिख लेना कि इसका वास्तुकार फारसी मीरक, इसका वास्तुकार फारसी मीरक मिर्जा गयास था। इसका वास्तुकार फारसी
मीरज, मिर्जा, गयास था। लिख लिया। चलिए अब देखिए, अब जब इसका निर्माण हो गया तो ये किससे निर्मित है? ये संगमरमर से निर्मित है। पूरा किससे निर्मित है? संगमरमर से निर्मित है। तभी तो इसको ताजमहल का क्या कहते हैं? तभी तो इसको ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। अब देखिए, ये जो निर्मित है इसमें एक पॉइंट ये भी जोड़ा जाता है कि मुगल काल में सर्वाधिक लोग जो हैं वो हुमायूं के मकबरे, जो हुमायूं का जो मकबरा बनाया गया है, इसमें सर्वाधिक लोगों को क्या किया गया है? दफनाया गया है। ठीक है, इसमें सर्वाधिक लोगों को क्या किया गया है? दफनाया गया। आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बस सुनना चाहो तो सुन सकते हो कि हुमायूं के मकबरे में सबसे ज्यादा लोगों को क्या किया गया है? दफनाया गया है। इसके अलावा इसकी जो शैली है, इसको अकबरकालीन शैली से भी क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। ठीक है, अकबरकालीन शैली से भी जोड़ा जाता है। इसमें जैसे कुछ मुगल शैली से जुड़े हुए इतिहासकार हैं, उन्होंने इसको अकबरकालीन शैली जो है वो कहा है। अब आप लोग सोचोगे साहब कैसे इसमें बहुत सारे जो लोग हैं उनको दफनाया गया है, आखिर वो कौन लोग हैं, कहाँ से आए थे? तो देखिए, इस मकबरे में जो जिन लोगों को दफनाया गया उनमें कौन कौन शामिल है? तो उसमें जिसके द्वारा इसको निर्मित कराया गया था, बेगा बेगम। तो ये जो बेगा बेगम थी, इसको भी इसी मकबरे में क्या किया गया था? दफनाया गया था। इसके अलावा जो हमीदा बानो बेगम थी, हमीदा बानो बेगम थी, इसको भी इसी में दफनाया गया था। इसके अलावा जो दारा सिको है, दारा सिको को मैंने दारा सिको के बारे में मैंने आपको बताया था, तो दारा सिको को भी इसी में दफनाया गया था। इसके अलावा आप लोगों ने फर्रुख सियर का नाम सुना होगा, फर्रुख सियर को भी यहीं पर दफनाया गया था। इसके अलावा रफ़ी उद दौला जो था उसको भी यहीं पर दफनाया गया था। इसके अलावा जो आलमगीर है इसको भी यहीं पर दफनाया गया था। तो जितने भी नाम मैंने आपको बताए हैं, इन सभी लोगों को इस हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया था। इसीलिए इसको सर्वाधिक मुगल साम्राज्य से जुड़े हुए लोगों को दफनाए जाने वाला मकबरा कहा जाता है। समझ आया? आ गया होगा। चलिए तो आगे बढ़ें। आगे बढ़ें, चलिए। अब देखिए, यहां तक तो आपका हो गया। अब कुछ और बातें कर लें। जैसे इसकी जो शैली है उसको क्या कहा गया है? इसको अकबरकालीन शैली कहा गया है। अकबरकालीन इमारत से जुड़ी हुई शैलियों में उसको शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखिए, इसकी जो इमारतें हैं, किसकी? अकबर के समय की जो इमारतें हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है। इनको दो भागों में बांटा गया है। जो अकबर के काल की जो इमारतें हैं, इनको क्या किया गया है? दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक तो आगरा में निर्मित इमारत। कहाँ पे निर्मित इमारत? एक इमारत जो कहाँ पे है? जो आगरा में है। एक तो आगरा में निर्मित इमारत। अब देखिए, आगरा में निर्मित कौन कौन सी इमारतें इसकी प्रसिद्ध हैं? दो भागों में बांटा गया है। एक लिखिए आगरा में निर्मित, और दूसरी जो है वो कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी। लेकिन पहले हम कहाँ लिखेंगे? आगरा में निर्मित। आगरा में निर्मित। ठीक है, कहाँ पे निर्मित? आगरा में निर्मित। तो अकबरकालीन जो इमारतें हैं उनमें जो आगरे की इमारतें हैं वो कौन कौन सी हैं? तो याद रखना है, अकबरी महल और जहांगीरी महल प्रमुख हैं। इसके द्वारा आगरे में निर्मित की गई इमारतों में कौन कौन सी चीज़ें प्रसिद्ध हैं? तो लिखना है आपको, इसमें अकबरी महल, अकबरी महल एवं जहांगीरी महल मुख्यतः
हैं। कौन कौन सी हैं? अकबर के समय पर इसमें अकबरी महल और जहांगीरी महल जो हैं वो क्या हैं? मुख्यतः हैं और फेमस भी हैं। इसके अलावा अकबर ने 1565 से 1573 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा का, जो आगरे में जो किला है उसको क्या किया था? बनाया था, सेंटर बनाया था। तो लिख लेना है, अकबर ने 1565 से लेके 1573 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरे के किले को बनाया। ठीक है, 1565 से 1573 तक राजधानी आगरे के किले को बनाया। यानी कि आगरे में क्या किया गया? आगरे के किले में बनवाया। ठीक है, राजधानी आगरे को बनाया, जहां पर क्या किया गया? किले का निर्माण किया गया और यहीं से इसका क्या किया गया? संचालन भी किया गया। तो अकबर ने 1565 से 1573 में तक अपनी राजधानी आगरा, ठीक है, इसको बनाया और यहाँ पर क्या, यहाँ का जो किला है यहाँ से इसका क्या किया गया? संचालन किया गया। तो किले को राजधानी बनाने के पीछे मैंने यही बोला था कि इसके अंदर से वो क्या चलती, जैसे आज की राजधानी क्या है? दिल्ली है, लेकिन दिल्ली में क्या है? संसद है, संसद से क्या चलता है? देश चलता है। तो ऐसे ही 1565 से 73 के मध्य में जो राजधानी क्या थी? आगरा थी, और आगरे में वो जो किला था वहीं से इसका क्या किया जाता था? संचालन किया जाता था। क्लियर? तो यहाँ पे किसका निर्माण किया गया? किले का निर्माण किया गया था। कब से कब? 1565 से लेके और 1573 के मध्य में। ठीक है, इसके अलावा जो आगरे का इसके द्वारा जो किला बनवाया गया था, इसमें जहांगीरी महल से, जो जहांगीरी महल है उसका क्या किया गया? निर्माण इसके द्वारा करवाया गया था। ठीक है, जहांगीरी महल, किसका? जहांगीरी महल का निर्माण। जहांगीरी महल का निर्माण इनके द्वारा कराया गया। किसके द्वारा कराया गया? किस किस समय कराया गया? ये समय याद रखना। जहांगीरी महल का निर्माण आगरे के किले में अकबर के समय या अकबर के काल में हुआ था। ठीक है, और इसमें इस्लामी शैली का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। इस्लामी शैली, इसमें इस्लामी शैली का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो जहांगीरी महल में इस्लामी शैली का प्रयोग जो है वो किया गया है। क्लियर? चलिए उतार लीजिए इसको, इसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। इसके बाद देखिए फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में निर्मित, फतेहपुर सीकरी में निर्मित यानी कि फतेहपुर सीकरी में क्या क्या हुए थे। अब देखिए अकबर ने 1570 से 71 के मध्य में, 1570 से 71 के मध्य में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया। राजधानी बनाया। वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो तिथि लिखाई थी उसका मतलब ये मैं समझना कि साहब यहाँ पे आपने 1565 से लेके 1573 लिखाया है, वो उस किले के निर्माण की समय अवधि थी। ठीक है, तो इस फतेहपुर सीकरी को क्या बनाया? राजधानी बनाया। कब से कब तक बनाया? तो यहाँ आपको दिख रहा है 1570 से 71 तक। तो इसको राजधानी बनाया गया था, लेकिन पानी की समस्या के कारण इस जो पानी है वो उतनी उपलब्धता फतेहपुर सीकरी में नहीं थी, इसलिए ये इसका प्लान क्या है इतना सक्सेस नहीं हो पाया था। तो फतेहपुर सीकरी के भवनों में इसने चपाकार और धरडिक शैलियों का नवीनतम प्रयोग किया था।
कौन कौन सी शैलियों का प्रयोग किया था? चपाकार और द्रविड़ शैली। चपाकार एवं कौन सी शैली का? धरडिक शैली का। धरडिक शैली का नवीन प्रयोग किया। नवीन प्रयोग किया। किस किस शैली का प्रयोग किया गया था इसके द्वारा? तो चपाकार और द्रविड़ शैली का नवीनतम प्रयोग किया गया था। इसके द्वारा कुछ निर्माण कार्य कराए गए थे, जैसे दीवाने आम और दीवाने खास। लिख लीजिए, दीवाने आम एवं दीवाने खास जैसी इमारतों का इसके द्वारा निर्माण कराया गया। लिख लोगे ना, पीछे दिख रहा होगा। दीवाने आम एवं दीवाने खास जैसी जो बिल्डिंगें थी, ऐसी जो इमारतें थी, उनका इसके द्वारा क्या कराया गया था? निर्माण कराया गया था। और जब इनका निर्माण इसके द्वारा कराया गया, इनका निर्माण इसके द्वारा कराया गया, है ना, तो आगे देखिए, तो ये दीवाने आम एवं दीवाने खास जैसी इमारतों का क्या कराया गया? इसके द्वारा निर्माण कराया जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध इमारतें यहाँ की हैं। आप लोग जब भी फतेहपुर सीकरी के क्षेत्रों में गए होंगे, फतेहपुर सीकरी आप गए होंगे, तो आपने ज़रूर इनको देखा होगा। ठीक है, क्या है? फतेहपुर सीकरी में ज़रूर आपने देखा होगा। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और इसको समझने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। अब फतेहपुर सीकरी की जो शैली मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर चपाकार और जो द्रविड़ शैली हैं, उनका क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। दीवाने आम एक क्या है? आयताकार प्रांगण है। दीवाने आम एक आयताकार प्रांगण है। क्या है? दीवाने आम एक क्या है? आयताकार प्रांगण है। याद रखना है, दीवाने आम एक आयताकार क्या है? प्रांगण है। और इस आयताकार प्रांगण में क्या होता था? जो बादशाह है उसका सिंहासन यहीं पर रहता था। लिखना है, आयताकार प्रांगण है, इसमें ही बादशाह का सिंहासन होता था। इसमें ही बादशाह का सिंहासन होता था। क्या होता था? बादशाह का जो सिंहासन है वो कहाँ पे होता था? वो दीवाने आम में होता था। क्या होता था? इसका जो सिंहासन है वो कहाँ होता था? दीवाने आम में होता था। याद रखना है ना कि अकबर का जो सिंहासन है वो कहाँ होता था? वो दीवाने आम में होता था। अब दीवाने आम में इसका सिंहासन होता था, तो ये बताइए दीवाने खास में क्या होता था? दीवाने खास में क्या होता था? इसी देखिए, इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि खंबे पर निकले हुए बरामदे की छत। खंबे पर निकली हुई बरामदे की छत, खंबे पर निकली हुई बरामदे की छत जो है वो इस शैली की विशेषता है। इस शैली की विशेषता है। क्या है? इस शैली की विशेषता है। समझ में आई बात आपको? तो इस शैली की क्या है? विशेषता है। दीवाने आम में आयताकार प्रांगण है, इसके ही बादशाह का क्या होता था? सिंहासन होता था। आप लोग फतेहपुर सीकरी जब गए हैं तो वहाँ पे जो दीवाने आम निर्मित है, तो इस दीवाने आम में ही इसका क्या होता था? इसका सिंहासन बना होता था। ठीक है, क्या बना होता था? इसका सिंहासन बना होता था। चलिए, है ना, तो ये हो गया आपका। तो इससे आगे का जो है मैं कल कराऊंगा, काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है। सेकंड पार्ट में हम पूरी शैली को समझने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, दैट्स ऑल राइट।